दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। अब इस लाइन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त अगर किसी को है तो वो शायद गौतम अडानी, अगर उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है तो, और उनके साथ मिलकर जिन जिन ने इस फाइनेंशियल फ्रॉड में भागीदारी रखी है उन सभी को है, या फिर उन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को जो अडानी के शेयर्स में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। अब अंधभक्त इसके पहले इसको देश के ऊपर हमला बता दें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है ठीक 2 महीने बाद आई है। 2 महीने पहले सेबी ने हिंडनबर्ग फर्म को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें सेबी ने ये कहा कि हिंडनबर्ग ने इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया है और अपनी रिसर्च और रिपोर्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है प्रॉफिट कमाने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए, और उसको दूसरों के साथ इलीगल वे में शेयर भी किया है ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब पिछली बार जब जनवरी में पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के अगेंस्ट आई थी तो गौतम अडानी के वैल्यूएशन में एक काफ़ी झटका देखने को मिला था। अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटके का सामना करना पड़ा था जब $50 बिलियन की वैल्यूएशन उनके नेटवर्थ में से गायब हो गई थी। अब इस बार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ये डायरेक्टली अडानी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं है, ये सेबी के अगेंस्ट है, सेबी चीफ के अगेंस्ट है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि सेबी ने इसीलिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए अडानी ग्रुप के अगेंस्ट पिछले साल उनकी रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि खुद सेबी की करंट चीफ जो है माधवी बुच, उनका इन्वॉल्वमेंट है या उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं अडानी लिंक्ड ऑफशोर कंपनीज में। डॉक्यूमेंट्स को साइट करते हुए हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट में ये कहता है कि 2015 में माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने अडानी के ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए थे, जिनकी बाद में अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी या मार्केट वैल्यूएशंस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये कंपनीज जो बेस्ड हैं वो ज़्यादातर बर्मुडा और मॉरिशस बेस्ड कंपनीज हैं। अब ये जो क्लेम्स है वो पूरी तरीके से कोई नए क्लेम्स नहीं है, ये बातें इंडियन मार्केट में पहले से चलती आ रही हैं, स्पेसिफिकली तब से जब से हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट अडानी के अगेंस्ट आई थी और सेबी या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं उठाए थे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। अब ऐसा ही कुछ यूएस में होता तो उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाते और पहले भी कई सारी कंपनियों पे ताले लग चुके हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शायद इसी बात को हिंडनबर्ग हाईलाइट कर रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। अब ये रिपोर्ट एग्जैक्टली स्टेट करती है कि वी सस्पेक्ट सेबीज अनविलिंगनेस टू टेक मीनिंगफुल एक्शन अगेंस्ट सस्पेक्ट ऑफशोर शेयर होल्डर्स इन द अडानी ग्रुप may stem from chairperson Madhavi Buch's complicity in using the exact same funds used by Vinod Adani, brother of Gautam Adani. अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माधवी बुच और उनके धवल बुच जो हस्बैंड है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रीडेट करते 2017 में उनके मेंबर बनने से पहले सेबी में और उनकी 2022 में चेयरपर्सन बनने से पहले, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 2017 के पहले ही किए गए थे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब उनका अपॉइंटमेंट सेबी में हुआ माधवी बुच का, तो उसके बाद उनके हस्बैंड ने उनके इन्वेस्टमेंट्स का सोल कंट्रोल ले लिया ताकि वो किसी भी तरीके के कोई स्कैनर में ना आए, एक मार्केट रेगुलेटर बॉडी का पार्ट होने के बाद। हालांकि माधवी बुच और उनके हस्बैंड ने इस पूरे एलिगेशंस को झुटला दिया है और कहा है कि इन एलिगेशंस में कोई दम नहीं है। उन्होंने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा है, In the context of allegations made in the Hindenburg report dated August 10, 2024 against us, we would like to state that we strongly deny the baseless allegations and insinuations made in the report. The same is devoid of any truth. Our life and finances are an open book. All disclosures as required have already been furnished to SEBI over the years. अब बड़ी जाहिर सी बात है, कोई ये तो आके एक्सेप्ट करेगा नहीं कि हाँ हमारी गलती है या हमने फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हैं, स्पेशली अगर आप सेबी के चीफ हैं। अब इन रिपोर्ट्स में कितना दम है कितना नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनको बैक करने के लिए या इनको बचाने के लिए भी लोगों की कमी नहीं है। अब मेन बात यह है कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के पीछे का एक्चुअल मकसद सिर्फ धवल बुच या माधवी बुच को एक्सपोज करना नहीं है। पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो सेबी ने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए थे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए थे लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि वो सेबी के इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती है, और शायद इसी चीज़ को हिंडनबर्ग प्रोवोक करना चाहता है। अदरवाइज हिंडनबर्ग को इस रिपोर्ट से, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से कोई बड़ा मुनाफा या बम्पर सेल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब हिंडनबर्ग सिर्फ रिसर्च फर्म नहीं है, वो शॉर्ट सेलिंग के थ्रू अपना पैसा कमाते हैं
और शायद पिछली रिपोर्ट जो आई थी, रिपोर्ट जो पहले जनवरी में आई थी पिछले साल, उससे शायद हिंडनबर्ग को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले। तो शायद अब हिंडनबर्ग उसी रिसर्च या उसी इन्वेस्टिगेशन को प्रोवोक करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और इन्वेस्टिगेशन करे अडानी के अगेंस्ट और एक्शंस ले, ताकि हिंडनबर्ग आगे अपने मकसद को या मोटिव को पूरा कर पाए, या जो प्रॉफिट उन्होंने एम किया था उसे कंप्लीट कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट झूठी हो जाती है या अडानी बिल्कुल ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंपनी बन जाती है। अब अडानी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को मैलिशियस और मिस्चीवियस बता दिया है और ये कहा है कि इस रिपोर्ट का वापस से वही मकसद है कि अडानी ग्रुप की इमेज को डैमेज करे। अब सबसे बड़ी बात तो अडानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि उनके जितने ऑफशोर होल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं, और वो कितने ट्रांसपेरेंट है ये आप और हम सभी जानते हैं। अब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नोटवर्दी बातें हैं। माधवी बुच मुंबई बेस्ड अगोड़ा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99% का स्टेक होल्ड करती है, जो कि रेगुलेटरी फाइलिंग्स बताती है। ऑल्दो उन्होंने 2017 में अप्रैल में जब वो फुल टाइम मेंबर अपॉइंट हुई सेबी की, उसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्टेप डाउन कर दिया था। I would no longer be able to hold the position of director in any company. I therefore hereby tender my resignation from the position of independent director on the board with effect from 3 April 2017. माधवी बुच ने ये बात 31 मार्च 2017 को एक लेटर में, एक रेजिग्नेशन लेटर में लिखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया था, जिसके 3 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया था। अब 2022 में माधवी बुच ने सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड अगोड़ा पार्टनर्स की जो ओनरशिप थी वो अपने हस्बैंड के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक 2 हफ्ते बाद जब वो सेबी की चीफ अपॉइंट हुई। लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो दोनों ही फर्म्स में अभी तक डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं। अब हिंडनबर्ग की ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सेबी चीफ के अगेंस्ट, वो सेबी के शो कॉज नोटिस जो हिंडनबर्ग को जारी किया गया था उसके जारी होने के ठीक 2 महीने बाद आई है। अब हालांकि इस बात में कोई ज़्यादा डाउट नहीं है कि इस रिपोर्ट से शायद अडानी को कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, जैसा पिछली रिपोर्ट के चलते हुआ था, और स्टॉक मार्केट में शायद कोई मेजर लॉस अडानी को डायरेक्टली देखना ना पड़े। अब अगोड़ा एडवाइजरी की बात कर ले तो अगोड़ा एडवाइजरी 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिस्ट करता है, जिसमें पहले तो धवल बुच हैं और दूसरी कविता शाह है। अब सेबी की चीफ अपॉइंट होने के बावजूद जो माधवी बुच थी उनके पास 99% ऑफ द शेयर्स थे, वो इक्विटी थी उस कंपनी की। उनके पास टोटल 9,900 शेयर्स थे 10 रुपीज़ ईच पे, जो कि 99% इक्विटी बना देते हैं टोटल कंपनी की, और 1% जो था वो कविता शाह के नाम पे थी। अब हिंडनबर्ग ने इसी चीज़ को स्टेट किया है कि सेबी ने अडानी के अगेंस्ट इसलिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया क्योंकि माधवी बुच का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और उनके हस्बैंड का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस अडानी के पूरे मार्केट मैनिपुलेशन में। अब फाइनली ये जो रिपोर्ट है वो अडानी ग्रुप के लिए एक वार्निंग रिपोर्ट जैसी है कि अपने आप को सेफगार्ड करने की तैयारी अडानी ग्रुप कर ले, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एंड बाकी रेस्ट ऑफ ऑपोजिशन ऑलरेडी गरमाया हुआ है इस पूरी चीज़ पे और सियासत गर्म है। एंड इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आती है तो अडानी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और ना सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए, माधवी बुच एंड धवल बुच दोनों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आती है। अब अडानी ग्रुप को तो इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, लेकिन सेबी की हेड माधवी बुच और धवल बुच उनके जो हस्बैंड है उन्हें तो है। खैर इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, बाकी की बातें वक्त बताएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें।